तो वहाँ पे आपको लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम लोग को स्कूल कॉलेज में सिखाया भी नहीं जाता है लीडरशिप के बारे में, या हमको कभी जरूरत भी नहीं महसूस होती है कि हम एक अच्छे लीडर बने या उसके बारे में सोचें। लेकिन और हम सब आते वहीं से हैं, ई और एस क्वाड्रेंट से ही आते हैं। लेकिन ये बिजनेस क्योंकि बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है, और यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल स्किल क्या है उसके ऊपर आपकी सक्सेस नहीं निर्धारित होती है कि आप कितने स्किल्ड हैं। अगर आप बहुत स्किल्ड हैं तो आप क्या कर लेंगे, आप 100 200 300 400 पीवी 500 पीवी कर लेंगे, 1000 पीवी कर लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल स्किल पे आप 10,000 पीवी नहीं कर सकते ना, या आप आगे किसी को हेल्प नहीं कर सकते 10,000 पीवी कराने में। टीम्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। तो ये क्योंकि ये बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है, इसलिए यहाँ पर टीम बनानी पड़ती है। आप 3 टीम बनाते हैं अच्छी तो आप एमरल्ड हो जाते हैं, 6 टीम बनाते हैं तो डायमंड हो जाते हैं। तो आपकी जितनी भी बड़ी पिने हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपने कितनी टीम्स बनाई हैं। तो और ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे लीडर हैं। तो ये हम लोगों को सबसे पहले अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि ये एक लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बी क्वाड्रेंट में जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो ऑप्शनल नहीं होती हैं, मैंडेटरी होती हैं। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है कि हम एक अच्छे लीडर हैं कि नहीं है, ये एक मैंडेटरी चीज है। और लीडरशिप का क्या प्रभाव पड़ता है, एक हम स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको। ये लीडरशिप के बहुत अच्छे राइटर हैं, सबसे अच्छे राइटर माने जाते हैं जॉन सी मैक्सवेल। उनकी एक बुक है 21 लॉज ऑफ लीडरशिप। तो एक मिनट, हाँ। तो उसमें उन्होंने ग्राफ से ये समझाया है अपनी बुक में कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर इस एक्सिस पे सक्सेस डेडिकेशन दिया हुआ है कि कोई इंसान है जिसके अंदर सक्सेस की डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत डेडिकेटेड है। जो सक्सेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना, कहते हैं कि आप बहुत डेडिकेटेड होने चाहिए, आप बहुत डिसिप्लिन होने चाहिए, कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं किसी इंसान के अंदर। 1 से 10 के बीच में अगर देखें तो 8 से 9 के बीच में उनका सक्सेस डेडिकेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो लीडरशिप एबिलिटी उनकी बहुत कम है, 1 लेवल पे है। तो अगर आप देखें वो इफेक्टिव कितने हैं, तो बहुत कम इफेक्टिव है। तो एमए बिजनेस में हमारे लेवल पे या लीडरशिप के लेवल पे सिर्फ ये बात आपकी सक्सेस नहीं तय करती है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं या कितने कमिटेड हैं या आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। उसके साथ साथ आपकी जो लीडरशिप एबिलिटी है वो तय करती है कि आप कितने इफेक्टिव होंगे, आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। और राइट साइड में आप देखें तो वहां पर सेम सक्सेस डेडिकेशन के साथ में अगर कोई इंसान है जिसकी लीडरशिप एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उसका रिजल्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले वाले की तुलना में अगर आप देखेंगे तो उनको रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसीलिए कई बार कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कम मिल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, लीडरशिप एबिलिटी का अंतर होता है कि किसने अपने अंदर कितनी अच्छी लीडरशिप एबिलिटी डेवलप करी है। तो अब यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं, आप सबको लग रहा होगा कि हम कैसे अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्या लीडरशिप कोई बाय बर्थ क्वालिटी होती है। तो जॉन सी मैक्सवेल ये भी कहते हैं कि कोई एज ए लीडर पैदा नहीं होता है। और दूसरी चीज ये समझनी जरूरी है कि लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पिन पे हैं या आप किसी पिन पे हैं इसलिए आप लीडर हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। लीडरशिप कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज अगर कोई किसी भी लेवल पे अपने अंदर ले आता है तो वो एक अच्छा लीडर बनता है और वो लोगों को लीड करेगा। हो सकता है कोई 3% पे वो क्वालिटीज अपने अंदर ले आए तो लोग उसको फॉलो करेंगे, और हो सकता है कोई एक अच्छे लेवल पे जाकर भी वो क्वालिटीज अपने अंदर ना लाए तो लोग उसको फॉलो करना बंद कर देंगे। तो ये बात समझनी जरूरी है कि इस बिजनेस में लोग इस आधार पे आपको फॉलो नहीं करते हैं कि आपकी पिन क्या है। थोड़े समय तक पिन का थोड़ा सा जलवा रहता है, लेकिन उसके बाद आपके अंदर क्वालिटीज हैं कि नहीं लोगों को लीड करने की, उसके आधार पर लोग आपको फॉलो करते हैं, ये समझना जरूरी है। तो उन्हीं में से कुछ क्वालिटीज की हम ये भूमिका हम क्यों बता रहे हैं आपको इतनी सारी, क्योंकि आज हम उनमें से कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे कि अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो अगर हर चीज को हम कनेक्ट करें वापस, तो अगर लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अच्छे लीडर नहीं बनेंगे। आप अच्छे लीडर नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि आप बी क्वाड्रेंट का बिजनेस नहीं बना पाएंगे। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे तो कर पाएंगे कुछ चीजें,
लेकिन आप टीम्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बड़ी टीम्स बने, जो अभी श्याम जी भी बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ इकट्ठा है ये सीखने के लिए कि बड़ी टीम कैसे बनाएं, तो हमको लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज को समझना पड़ेगा और उसको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो उनमें से एक क्वालिटी जो है वो एज ए लीडर हम आपको बता सकते हैं कि लीडर्स हमेशा बेसिक्स में रहते हैं। ये क्वालिटी जो है मैंने देखी है कॉमन लीडर्स के अंदर। अब इसका लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे क्योंकि मतलब इस बिजनेस में ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत चीजें दर्शाता है। अगर हम बेसिक्स में हैं तो बहुत चीजें दर्शाता है। एक चीज ये दर्शाता है कि लीडर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होती है अपनी टीम के सामने सही एग्जाम्पल सेट करना। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे बिजनेस में लीडर्स को बोला जाता है कि वो ग्लास हाउस में है। ग्लास हाउस का मतलब है कि आपको हर इंसान देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज हर इंसान देख रहा है, उसको कॉपी कर रहा है। तो वहां पे आप क्या लोगों को सिखा रहे हैं वो मायने नहीं रखता। ये आप लोगों ने सुना होगा कई बार, क्या आप लोगों को सिखा रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लोग आपको क्या करते हुए देख रहे हैं ये मायने रखता है। तो सवाल ये है कि लोग आपको बेसिक्स करते हुए देख रहे हैं कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। तब लोग आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपको लोग बेसिक्स करते हुए नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ सिखा रहे हैं लोगों को बेसिक्स करना कि ऐसे करिए ऐसे करिए, ये होते हैं 4 बेसिक्स, ऐसे किया जाता है, तो लोग आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लोग आपको उस तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में आप लोगों से बात करेंगे कि बाकी एज ए लीडर बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन जो जैसे मैंने एक एक उसमें से उठाया कि एज ए लीडर आप लोगों के सामने सही एग्जाम्पल सेट करें, जिसमें हमारे बिजनेस के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो बेसिक्स करना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करें कि हम एज ए लीडर बेसिक्स कर रहे हैं, जिससे कि लोग उसको देख कर फॉलो करें। तो क्यों जरूरी है एज ए लीडर बेसिक्स करना, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए हमारा जो बिजनेस है ये एक मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। मोमेंटम बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या है, जैसे हैंडपंप है, हैंडपंप में पानी कैसे आता है, जब एक मोमेंटम बनता है ना, आप एक बार हैंडपंप चलाएंगे फिर छोड़ देंगे, फिर एक बार चलाएंगे फिर छोड़ देंगे, तो पानी कभी नहीं निकलेगा उसमें से। आप जब उसको चलाते रहते हैं चलाते रहते चलाते रहते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद पानी आता है। तो शुरू में जब आप चलाते रहते हैं तो क्या होता है, मोमेंटम बन रहा होता है, आपको पानी नजर नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो मोमेंटम बन रहा होता है और एक समय के बाद उसका रिजल्ट नजर आता है। या दूसरा आप समझे, जैसे पहाड़ पे हम साइकिल चला रहे हैं, तो आपको लगातार चलाते रहना पड़ता है तब आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं। अगर आप थोड़ी देर चलाए फिर आपने चलाना पैडल मारना बंद कर दिया तो आप फिर नीचे आ जाएंगे, फिर आपने चलाया फिर पैडल मारना बंद कर दिया फिर आप नीचे आ जाएंगे। तो आप बिजी तो रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। और ये भी हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव, कि हम बिजी हैं लेकिन क्या हम उस लेवल पे बिजी हैं कि रिजल्ट्स आ रहे हैं जो रिजल्ट्स आने चाहिए। अगर वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको वो मोमेंटम हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो मोमेंटम की जहां तक बात हो रही है, तो जो ग्रुप का मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पर्सनल मोमेंटम के। मतलब अगर हम पर्सनली मोमेंटम में हैं, पर्सनल मोमेंटम का मतलब क्या है कि हम लगातार एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द लगातार लोग आ रहे हैं, नए लोगों से हम घिरे हुए हैं, नए लोगों से हम बात कर रहे हैं। जैसे आप सब अपने आप से सवाल पूछिए कि आखिरी बार आपने पर्सनल किसी को कब स्पॉन्सर किया था, ये दिखाता है पर्सनल मोमेंटम क्या है। तो मान लीजिए 1 महीने में आपने 4-5 नए लोग स्पॉन्सर कर दिए, तो आप क्या उन्हीं लोगों में बिजी रहेंगे ना ज्यादा, उनको किसी को हेल्प करना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को ट्रेनिंग कराना है, तो लोग आपको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हमारे अपलाइन तो नए लोगों के साथ बिजी हैं। तो ये चीज मोमेंटम क्रिएट करती है, ये चीज उनको ये दिखाती है कि अरे हम तो पीछे कहीं ना रह जाएं, ये फीलिंग दिलाती है कि हम तो देखो अब हमारे अपलाइन के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, तो नए लोगों के साथ बिजी हो गए। तो इससे वो भी मोमेंटम में आते हैं, फिर वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो जैसे आपके साथ 4-5 लोग आए, तो नीचे किसी के साथ 1-2 लोग आएंगे, फिर किसी के साथ 1-2 लोग आएंगे, फिर किसी के साथ 1-2 लोग आएंगे, तो एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। और पूरे ग्रुप में आप देखते हैं सब लोग मूवमेंट में आ गए, पूरे ग्रुप में सब लोग की एक्टिविटी चालू हो गई है। तो वो जो एक होता है ना पहिया जो जकड़ गया है, वो जब चलना शुरू करता है तो फिर धीरे 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 सब लोग जोर लगाने लगते हैं, पहिया बहुत तेजी से घूमने लगता है। लेकिन वो शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू होता है पर्सनल मोमेंटम से।
लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाउनलाइन को मोमेंटम में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो डाउनलाइन मोमेंटम में आ जाए, किसी तरह हम उनको सिखा रहे होते हैं, बहुत चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन इस बिजनेस में क्योंकि ये हम ग्लास हाउस में होते हैं और ये एक लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है, तो लोग आपको जब देखेंगे आप मोमेंटम में हैं तभी वो मोमेंटम में आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आ, हम मोमेंटम में रहने चाहिए। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि लास्ट टाइम आपने कब नए लोग स्पॉन्सर किए थे, लास्ट टाइम कब आपने किसी नए आदमी को सीडी भेजी थी। ठीक है ना, आपके जो सीडी जाती हैं वो नए लोगों के पास कब गई थी। ठीक है ना, नए लोगों को आपने कब कोई बुक रेकमेंड करी थी। तो नए लोगों के साथ जब ज्यादा बिजी रहेंगे ना, तब मोमेंटम क्रिएट होता है। और मोमेंटम कब ब्रेक होता है, जब हम वही पुराने लोगों के साथ, वैसे कहते हैं ना कि कोई पुराने बंदर को नई आदतें सिखा रहे होते हैं, मतलब पुराने लोगों को हम नई नई चीजें सिखा रहे होते हैं, तब मोमेंटम ब्रेक होता है। क्योंकि वो लोग भी बोर हो जाते हैं, अरे फिर आगे हमको सिखाने के लिए, फिर वही सिखाएंगे, फिर बोर करेंगे। तो और इस बिजनेस में सबसे अच्छा होता है कि आप एग्जाम्पल सेट करके सिखाएं, बजाय कि आप बातों से सिखाएं लोगों को कि ये करिए वो करिए। लोग देखें कि आप नए लोगों को सीडी दे रहे हैं, नए लोगों से बात कर रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं, नए लोगों के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये चीज जब लोग देखेंगे तो उससे ज्यादा सीखेंगे, बजाय कि उनको बैठा के रोज सिखाएं। तो पहली चीज ये है कि एज ए लीडर हमें बेसिक्स में रहना जरूरी है, क्योंकि ये मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है और ग्रुप मोमेंटम के लिए पर्सनल मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज की लोग, हम लोगों ने देखा है लोग क्यों नहीं ग्रो हो पाते हैं बिजनेस में, क्योंकि हमारे बिजनेस में जोन्स होते हैं। एज ए लीडर अलग अलग जोन्स होते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक जोन से दूसरे जोन में कब स्लिप हो जाते हैं हमको कई बार पता नहीं चलता है। एक जोन होता है क्रिएटिव जोन जिसको कहते हैं। ये बहुत सारे सीडीज में हम लोगों ने सुना है, ये जो जिन जोन्स की बात हम कर रहे हैं ना आपसे, ये हर लीडर कभी ना कभी ये फेस करता है इन चीजों को। लेकिन जो ये समझ पाता है वो अपने आप को सही जोन में रखता है और अपने आप को फिसलने नहीं देता है दूसरे जोन्स में जो कि नेगेटिव चीजें क्रिएट करते हैं। तो एक होता है क्रिएटिव जोन। क्रिएटिव जोन का मतलब क्या है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि आप नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है क्रिएटिव जोन। नया बिजनेस क्रिएट करने का मतलब आप नए लोगों को ला रहे हैं, आप पर्सनली नए लोगों को ला रहे हैं, डेप्थ में नए लोगों को ला रहे हैं, मतलब आप नए लोगों से घिरे हुए हैं। आप नए लोगों को लगातार बिजनेस में ला रहे हैं, नए लोगों को सिखा रहे हैं, नए लोगों से बात कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव जोन। बेसिक्स में आप हैं, विड्थ में डेप्थ में हर जगह बेसिक्स में है, लिस्ट आपकी बढ़ रही है, नए लोगों से बात कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रिएटिव जोन। दूसरा जोन होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट जोन। आप सबने इसका नाम सुना होगा। मैनेजमेंट जोन का मतलब क्या होता है, मैनेजर। मैनेजर आपने देखा होगा ऑफिस में जो मैनेजर होते हैं वो एक चेयर पे बैठे रहते हैं, सबको बस मैनेज कर रहे होते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए। तो हम सब कई कई बार क्या होता है ना कि जाने अनजाने हम मैनेजर हो जाते हैं। हमारे टीम में जब कुछ लोग आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बताने लगते हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए, सिखाने लगते हैं और खुद वो चीजें नहीं कर रहे होते हैं कि जो हम सिखा रहे हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छा कहावत है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मतलब जो आप सिखा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए। ये कहावत क्यों बनी, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जो हम सिखा रहे होते हैं वो हम कर नहीं रहे होते हैं। उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट जोन। ये बहुत खतरनाक जोन होता है, क्यों? क्योंकि ये ऑफिस वगैरह में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ऑफिस में कामयाब होना एक लीडरशिप बेस्ड चीज नहीं है। वहां पे लोग डर की वजह से काम कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ये बिजनेस, क्योंकि मैंने कहा ना लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है, तो यहाँ बहुत देर तक मैनेजर रहेंगे तो आपके नीचे वाले भी मैनेजर हो जाएंगे। आप अपने नीचे वाले से कहेंगे कि तुम ये करो, वो अपने नीचे वाले से कहेगा तुम ये करो, वो अपने नीचे वाले से कहेगा तुम ये करो। ऐसे करते करते लास्ट में पता चलेगा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे पे ही डाल रहे हैं तुम ये करो, तुम ये करो। तो जब बहुत देर तक हम मैनेजमेंट जोन में रहते हैं तो पूरा ग्रुप एक मैनेजमेंट जोन में आ जाता है और वहां पे पूरा मोमेंटम जो है वो रुक जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। नई पिने आना बंद हो जाती है, नई ज्वाइनिंग्स बंद हो जाती है, वॉल्यूम जो है वो एक जगह पे जाकर रुक जाता है। तो बिल्कुल जैसे लगता है ना चक्का जाम हो गया है। जब मैनेजमेंट जोन में रहते हैं तो चक्का जाम हो जाता है, कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है फिर। अब जब लोग एक जगह पे रुके रहते हैं तो होता है कि थर्ड जोन आता है, उसको बोलते हैं ब्लेमिंग जोन।
अब उसमें क्या करते हैं, जब लोग रुके हुए हैं तो ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि हम इसलिए रुके हुए हैं कि हमारे अपलाइन हमारी मदद नहीं करते हैं, हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि एमवे जो है वो कोई ऑफर नहीं ला रही है, हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन है। तो हम ना बाहरी चीजों पे ब्लेम करना शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने ये सारे जो जोन्स की बात हो रही है ना, ये पहले हम लोगों ने जब नए थे तो सीडीज में सुने थे, लेकिन ये सीडी में जो लोग बताते हैं वो प्रैक्टिकल बात ही होती है, और प्रैक्टिकली उसको हम लोग देखते हैं। अब जब हम ग्रुप्स को हम लोगों ने बिल्ड किया तो देखते हैं कि वाकई में ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है कि लोग क्रिएटिव जोन से मैनेजमेंट जोन में आते हैं, मैनेजमेंट जोन से ब्लेमिंग जोन में आते हैं, ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत देर तक ये इस जोन में जब लोग रहते हैं ना, ब्लेमिंग जोन में, तो फिर फोर्थ स्टेज आती है, वो होती है क्विटिंग जोन। फिर बिजनेस से लोग जो है वो क्विट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हो नहीं रहती है, बिजनेस छोड़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी टीम में, आप अपनी टीम में देखेंगे कि जब बहुत देर तक लोग जो हैं स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो बिजनेस से भी धीरे धीरे जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज है कि हम अपने आप को क्रिएटिव जोन में रखें, मैनेजमेंट जोन में ना जाने दें, क्योंकि एक से दूसरे जोन में हम कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्रिएटिव जोन से मैनेजमेंट जोन में आ जाएंगे, मैनेजमेंट जोन से ब्लेमिंग जोन में आ जाएंगे, तो वो हमारी टीम के लिए खतरनाक है। तो हमें, अगर आप चाहते हैं कि लगातार नई पिनें आती रहें, लगातार ग्रोथ होती रहे, तो आपको हमेशा क्रिएटिव जोन में रहना होगा। आप किसी को सिखाइए मत कि आप क्रिएटिव जोन में रहिए, आप खुद क्रिएटिव जोन में रहिए, और आपको देख कर आपकी टीम क्रिएटिव जोन में आएगी। आप खुद नए लोगों को लेके आते रहिए लगातार, आपको देखकर आपकी टीम नए लोगों को लाती रहेगी। उससे क्या होगा कि सब क्रिएटिव जोन में आएंगे और एक मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, और आप देखेंगे कि नई ज्वाइनिंग्स, नई टीमें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए बहुत जरूरी है एज ए लीडर हम बेसिक्स में रहें, क्रिएटिव जोन में रहें। अब थोड़ा स्पॉन्सरिंग की बात करते हैं कि स्पॉन्सरिंग क्यों जरूरी है। मतलब स्पॉन्सरिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तो क्या पर्सनल स्पॉन्सरिंग, आपके जो पर्सनल आप करते हैं अपने साथ डायरेक्ट में करते हैं, प्लस पूरे ग्रुप में आप जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, डेप्थ में काम कर रहे हैं। तो स्पॉन्सरिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है बिजनेस की। पल्स का मतलब, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो पल्स चेक करता है आपकी। आप कहते हैं कि पेट में दर्द है, तो आपकी पल्स चेक करता है। तो आप सोचते हैं कि दर्द तो पेट में हो रहा है, तो चेक मेरी पल्स क्यों कर रहा है? तो वो कनेक्शन हमें नहीं पता होता, लेकिन डॉक्टर को पता होता है ना। तो वैसे ही कई बार आपका पिन नहीं चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम ये है, मतलब पेट में दर्द है, पिन नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन पल्स कुछ और होती है उसकी। तो कुछ पल्सेस बताई जाती हैं इस बिजनेस की, कि जो आप चेक करें तो उससे आपके बिजनेस की हेल्थ पता लगती है। मतलब अगर उन पल्सेस को चेक करें तो उससे आपके बिजनेस की हेल्थ का पता लगता है कि आपके बिजनेस हेल्दी दिशा में जा रहा है कि अनहेल्दी दिशा में जा रहा है। जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है, वो है स्पॉन्सरिंग, कि आपकी स्पॉन्सरिंग क्या है। तो हर महीने आपको मॉनिटर करना चाहिए कि हमारी स्पॉन्सरिंग किस दिशा में जा रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। पूरी ग्रुप की स्पॉन्सरिंग अगर हम देखें तो अगर वो स्पॉन्सरिंग अगर आप देखें कि बढ़ नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखें पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमारी बढ़ रही है कि घट रही है। पर्सनल स्पॉन्सर हमने कब किया था लास्ट टाइम? ग्रुप का स्पॉन्सरिंग पर्सनल स्पॉन्सरिंग से पूरा कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है, हमेशा इसको मॉनिटर करना चाहिए, स्पॉन्सरिंग हमारे टीम में क्या हो रही है। और रिच डिवॉस से एक बार पूछा गया कि, रिच डिवॉस आप सब जानते होंगे जिन्होंने एमवे कंपनी स्टार्ट करी, उनसे पूछा गया कि एमवे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है। तो लोगों ने उम्मीद किया वो बोलेंगे क्राउन है या डायमंड है या डबल डायमंड, ऐसा कुछ बोलेंगे। रिच डिवॉस ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो जो आज स्पॉन्सर हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है एमवे बिजनेस में। क्यों? क्योंकि नया जो स्पॉन्सरिंग होता है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उन्हीं में से नए लीडर्स आते हैं। हो सकता है आज जो स्पॉन्सर हुआ उसी में से कोई बिल ब्रिट हो, कोई डेक्स्टर एगर हो, कोई श्याम उपाध्याय जी हो। तो नए आदमी में ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पुराने तो अपने आप को प्रूव कर ही दिए हैं, लेकिन नया बिजनेस नए आदमी से आता है। तो रिच डिवॉस ने ये बात बोला, और ये बात बिल्कुल हम लोग भी इससे एग्री करते हैं कि नया जो आदमी होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे समझिए कि किसी कंट्री में अगर नए बच्चे पैदा होने बंद हो जाए, तो वो कंट्री ग्रो, उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी कि नीचे चली जाएगी?
नीचे चली जाएगी ना, क्योंकि किसी जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि यंगेस्ट कंट्री है, सबसे ज्यादा यंग लोग इंडिया में है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो जहाँ पे नए बच्चे पैदा होते हैं उसका मतलब क्या होता है, नए बच्चे का मतलब है कि नए कस्टमर्स आ रहे हैं, नहीं वही बच्चे आगे चल के बड़े होंगे तो टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, कुछ और करेंगे। तो तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कितना नया कंज्यूमर्स आ रहे हैं, कितने नए कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने नए वही बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उन्हीं से इकोनॉमी चलती है। अगर नए बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं तो नए कंज्यूमर कहाँ से आएंगे? पुराने लोग तो खरीद ही चुके हैं टीवी, फ्रिज और ये सब चीजें। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में अगर नई स्पॉन्सरिंग नहीं आ रही है तो आपको नए यूजर्स कहाँ से मिलेंगे, नए लीडर्स कहाँ से मिलेंगे, तो नई ग्रोथ कहाँ से आएगी, नई पिने कहाँ से आएंगी? तो पुरानी पिने तो जो लोग हैं उनकी भी पिने तभी बदलेंगे ना जब नीचे से नई पिने आएंगी, है कि नहीं? नीचे से कोई 3 आएगा, नीचे से कोई 6 आएगा, और 3-6 कब आएगा? जब कोई नया स्पॉन्सर होगा, वही तो 3-6 पे जाएगा ना। कोई 15% वाला वापस से तो 3 नहीं जाएगा ना नीचे घूम के, नया कोई आएगा जो 3% 6% जाएगा, तब ऊपर किसी की पिन चेंज होगी। तो नई स्पॉन्सरिंग इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मॉनिटर करने की जरूरत है कि न्यू स्पॉन्सरिंग हो रही है या कितनी हो रही है, ग्रोथ में है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वो ग्रोथ में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम में कहीं ना कहीं कमी है। मोमेंटम में कमी है तो हमें चेक करने की जरूरत है कि क्या हम पर्सनल मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करेंगे तो ग्रुप मोमेंटम क्रिएट होगा। और न्यू स्पॉन्सरिंग हमेशा टीम में एक्साइटमेंट लेके आती है। जब कोई नई स्पॉन्सरिंग होती है ना, 8-10 स्पॉन्सरिंग होती है, हम लोगों ने हमेशा देखा है 8-10 स्पॉन्सरिंग होती है, उसमें से कोई बंदा एक ऐसा मिल जाएगा जो बहुत एक्साइटेड होगा, जो कहेगा कि अरे मैं तो अगले साल प्लेटिनम जाके दिखाऊंगा। ऐसे पूरी टीम में एक नई एनर्जी ले आता है, एक नया आदमी, एक नया लीडर आ गया, तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, अरे हम तो इतने दिन से ऐसे ही बैठे हुए थे, तो कोई नया लीडर आ गया। कोई नया लीडर आएगा जो खट से 6% चला जाएगा, कोई खट से 9% चला जाएगा, तो पुराने लोग जो जमे हुए थे उसको देख के एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे ये तो देखो अभी कल आया अभी 9% हो गया। तो उससे एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है। नए लोगों के आने से नई लीडर्स आती हैं, नई पिने आती हैं, तो एक नया एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है, तो पुराने लोग भी जग जाते हैं। और अगर नया लीडर, नए स्पॉन्सरिंग नहीं आई, नया लीडर कोई नहीं आया, तो पुराने लोग भी जो है वो अपनी जगह पर जमे रहते हैं। तो और हम लोगों ने देखा है कि नई स्पॉन्सरिंग जब होती है तो एक पॉजिटिव कंपटीशन शुरू हो जाता है पूरी टीम के अंदर। हम लोगों ने अपने साथ देखा है कि हम लोग किसी टीम को टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए अचानक से कोई नया स्पॉन्सरिंग हमारे साथ डायरेक्ट हो गई, और वो उसमें से हमें मिल गया कोई कमिटेड आदमी, तो फोकस उधर डाइवर्ट हो जाता है ना। फोकस उधर डाइवर्ट होगा, उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नए बच्चे को ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना। आज भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होगा तो आप उसके लिए सब कुछ करेंगे ना आप। तो पुराने लोगों को लगता है अरे हमारा टाइम देखो उधर जा रहा है, तो एक पॉजिटिव कंपटीशन शुरू हो जाता है वहां पे। उनको लगता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे अपलाइन जो है हमको वापस से टाइम दे। और ऐसे ही अगर 3-4 लोग आ गए आपके पास, नए आ गए जिनको आप टाइम दे रहे हैं, तो पुराने लोगों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। तो पुराने लोगों में पॉजिटिव कंपटीशन आएगा कि हमको भी इनका टाइम चाहिए, हमको भी टाइम चाहिए। स्कूल में आप सबने देखा होगा ना कि कोई, मान लीजिए स्कूल में 2 ही 3 बच्चे हैं, तो सबको टीचर जो है घुमा फिरा के दिन भर उन्हीं को टाइम देते रहेंगे। लेकिन ज्यादा बच्चे हैं उसमें से मान लीजिए 2-3 पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो टीचर का फोकस अगर उधर जा रहा है तो बाकी बच्चों को थोड़ा लगता होगा ना कि अरे देखो हम इग्नोर हो रहे हैं, हम भी कुछ करेंगे, टीचर हमको टाइम दें। तो नई स्पॉन्सरिंग आती है तो एक हम लोगों ने देखा है कि पॉजिटिव कंपटीशन शुरू हो जाता है टीम में। लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ अच्छा परफॉर्म करें जिससे कि हमको भी अपलाइन जो है वो टाइम दें। और नई स्पॉन्सरिंग नहीं होती तो इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा होता है क्या मतलब है कि लोगों को लगता है अरे घूम फिर के हमारे पास तो आने वाले हैं ये, और कहाँ जाएंगे। तो उनको पता होता है कि घूम फिर के हमें कोई टाइम देंगे, हमारे लिए सब कुछ करेंगे, तो वो आपको ना बहुत मतलब हल्के में लेने लगते हैं। आपकी वैल्यू वहां पे खत्म होने लगती है, भले आप किसी भी पिन पे हो, आपको वहां पे धीरे धीरे वैल्यू जो है कम मिलनी शुरू होती है, क्योंकि आप बार बार उन्हीं को टाइम दे रहे हो। कोई भी चीज देखिए इजीली अवेलेबल हो जाती है जब, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो एज ए अपलाइन जब आप इजीली अवेलेबल हो जाते हैं अपनी टीम के लोगों को, तो वैल्यू अपने आप घटने लगती है। लेकिन जब उनको पता है कि आप कहीं और भी टाइम दे रहे हैं, और उनके लिए टाइम कम है आपके पास क्योंकि नए लोगों को आप टाइम दे रहे हैं, तो आपकी वैल्यू भी वहां बढ़ती है।
फिर आप जो भी बात करते हैं वो इफेक्टिव ज़्यादा होती है। और कुमार से एक बार पूछा गया, कुमार जो अभी फाउंडर ट्रिपल डायमंड है, कि कब स्पॉन्सरिंग रोक देनी चाहिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कब रोक देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल है ना, सबके मन में आता होगा। कई बार लोगों को लगता है कुछ हमने स्पॉन्सरिंग की, अब बहुत स्पॉन्सरिंग होगी, अब रोक दो। तो कुमार का आंसर था कि जब जिस दिन रिच डिवॉर्स आपको फोन करके बोले ना कि आप बहुत स्पॉन्सर कर दिए हो, अब रोक दो स्पॉन्सरिंग, उस दिन रोक देना। जब तक रिच डिवॉर्स का फोन नहीं आ रहा है तब तक स्पॉन्सर करते रहो। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी नहीं रोकनी है, क्योंकि इतना लेग कभी नहीं डाल लेंगे कि रिच डिवॉर्स आपको फोन कर दे। ठीक है ना, तो स्पॉन्सरिंग करती रहनी है, क्योंकि उससे मोमेंटम क्रिएट होगा। अब इसका हम उल्टा देखें, अगर स्पॉन्सरिंग देखिए रुक जाती है, अगर आप देखें आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग रुक गई, या आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग जो है वो रुक गई है, तो क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज, जैसे मैंने कहा, मोमेंटम रुक जाता है। बिल्कुल जैसा लगता है चीजें रुक सी गई हैं, ऐसा लगेगा मोमेंटम रुक गया है। दूसरी चीज होती है, जैसे मैंने कहा ना, कि हम गलत लोगों को ज्यादा समय देते हैं। गलत लोगों का मतलब कि जो उतने डिजर्विंग नहीं है उनको हम ज्यादा समय देने लगते हैं अपना, जो उतना प्रोडक्टिव नहीं है लेकिन हम उनको ज्यादा समय देने लगते हैं, तो उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और ना चाहते हुए भी हम मैनेजमेंट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए जगह ही नहीं है। जब नया आदमी आएगा तब आप उसके साथ काम करेंगे ना, उसके साथ बेसिक्स करेंगे, कुछ करेंगे। आप नए लाए आदमी को ला ही नहीं रहे हैं ना, आपके साथ डायरेक्ट में आ रहा है, तो आप घूम फिर के मैनेजमेंट जोन में चले जाते हैं। आप ना चाहते हुए भी बस लोगों को सिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए जगह ही नहीं है। नई पिनें आना बंद हो जाती हैं, एक्साइटमेंट जो है वो पूरी टीम से जो है धीरे धीरे गायब होने लगता है, वॉल्यूम जो है वो रुक जाता है। तो न्यू स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है इस बिजनेस का। तो आप सबसे हम यही कहेंगे, एज ए लीडर आप सबको, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में मोमेंटम बने, नई पिने आए, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है न्यू स्पॉन्सरिंग के ऊपर। और वो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, अपने से डायरेक्ट। आप अपने साथ कुछ लोगों को लाइए, डेप्थ में कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां पे लोगों के साथ काम करके नए लोगों को लाइए। नए लोग आने चाहिए आपके साथ, आपकी टीम में नए लोग आने चाहिए। और आप जब लोग आपकी टीम आपको देखे तो हमेशा आपको मूवमेंट में पाए, एज ए मैनेजर ना पाए कि आप सिखा रहे लोगों को, मूवमेंट में पाए, बेसिक्स करता हुआ पाए। और जैसे आप सब ग्रुप्स में कुछ ना कुछ डालते होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे, उसमें कुछ कुछ डालते होंगे। तो मैंने कई बार देखा है कि लीडर्स जो है ना वो सिर्फ मैनेजमेंट वाली चीजें डालते हैं, मतलब कि आप ये करो, आप ये करो, ऐसे करके डालते हैं, लेकिन वो खुद का उनका कभी नहीं आता है। कि मैंने अपनी टीम में ये चीज देखी है, बहुत सारे लीडर से उनका खुद का नहीं आता है कि आज मैंने ये सीडी सुनी तो मैंने डाला, आज मैंने ये कॉन्टेक्टिंग करी तो उसका डाला, आज मैंने ये प्लान दिखाया तो उसका डाला। तो वो अपने आप प्रूफ होने लगता है कि हमारे अपलाइन जो है वो मैनेजमेंट जोन में है, क्योंकि वो बेसिक्स नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनका क्या आता है कि कोई हाँ मीटिंग की है तो डाल दिए, कोई कहीं टीचिंग दे रहे हैं तो वो डाल दिए। तो वो ग्रुप को भी ये बात कहीं ना कहीं मालूम चल जाती है कि सिर्फ टीचिंग ही दे रहे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट वाली चीज ज्यादा ना डालें, लेकिन बेसिक्स वाली चीज ज्यादा डालें। कि ये हमने आज ये बेसिक किया, ये लिस्ट बढ़ाई, ये प्लान दिखाया, ये फॉलो किया, क्योंकि हम अपनी टीम को बेसिक्स में ही रखना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे लीडर्स जब बेसिक्स में रहेंगे तभी मोमेंटम बनेगा। और जैसा मैंने आपको कहा, हर चीज है, लेकिन अगर न्यू स्पॉन्सरिंग, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, न्यू ग्रोथ नहीं आने वाली है। पुराने लोगों से जो ग्रोथ हो चुकी है वही आएगी, नई ग्रोथ नए लोगों से ही आएगी। आपको नहीं पता कि इस महीने मान लीजिए आपकी टीम में 30-35 लोग आए, तो उसमें से कोई एक बिलब्रिट हो सकता है। लेकिन अगर कोई आया ही नहीं तो बिलब्रिट कहाँ से आएगा, किसी और की टीम में जाएगा ना। चांसेस कब है बिलब्रिट के आने के, जब नया कोई बंदा आ रहा है आपकी टीम में, तभी तो चांस है ना। जब कोई आ ही नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए ट्रेन है यहाँ से खाली जा रही है दिल्ली, तो किसी के पहुंचने का चांस ही नहीं है ना दिल्ली। जो बैठेगा वही तो पहुंचेगा। आपकी आपकी जो आपका जो टीम है उसमें लोग आने चाहिए, आएंगे तो उसी में से बिलब्रिट और बड़े बड़े लीडर आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी, इसलिए लोगों को बेसिक्स पे रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका बेसिक पे रहना बहुत जरूरी है। अब सेकंड बात आती है, एक्टिवेशन की बात आती है।
कि लोग हमारी टीम में कई बार आना ही काफ़ी नहीं है, उनको कन्वर्ट होना ज़रूरी है, एडीएस में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, एक्टिवेट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, आपको हम लोग थोड़ा सा, वैसे आप सबको पता है, ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है जो हम लोग बताएंगे, लेकिन फिर भी रिमाइंड हो जाएगा आप सबको कि हम लोग क्या चीज़ें करते हैं। वो भी उनमें से कोई कुछ चीज़ आपको लगे तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हम चाहेंगे कि रिंदगी जी थोड़ा सा बात करें, फिर हम भी थोड़ा सा बात करेंगे एक्टिवेशन के ऊपर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रिंदिकी है और अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है एक्टिवेशन के लिए। तो एक्टिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे नंबर्स लेकर के आते हैं और फिर हम उनमें से किसी भी नंबर्स को अगर हम एक्टिवेट नहीं करते हैं तो वो नंबर्स को लाना वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। और उन नंबर्स में से अगर आप मैक्सिमम लोगों को एक्टिवेट कराते हैं तो वो नंबर्स को लाना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आप एक्टिवेशन कैसे करा सकते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट उनके उनके साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो वो आपको समझेंगे, वो आपको ये देख समझ पाएंगे कि आप कैसे पर्सन हैं, आप ठीक हैं क्या, वो आप क्या फॉलो करने लायक हैं, है ना। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज वो देखेंगे, अगर वो देख पाएंगे तभी वो आपको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, है ना। तो वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बनाने के साथ साथ आपको उसी बीच में रिलेशन बन भी रहा है और फिर आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी उनको इंट्रोड्यूस करना है कि वो कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो देखें, है ना। और फिर आप उनको एमवे ऑफिस लेकर के जाएं, वहां से आप उनकी परचेजिंग करवाएं, है ना। आप उनको ये बताएं कि आप फर्स्टली आप अपने घर में क्या क्या चीजें आप लेकर के यूज कर सकते हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन। आप चारों पांचों कैटेगरी में से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आप उनको दिलवा सकते हैं यूज करने के लिए। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ आप उनको आपने सिर्फ न्यूट्रिशन दिलवा दिया, या ऐसा भी नहीं करेंगे सिर्फ आपने होम केयर उनको पकड़ा दिया ऐसे, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं पता ना, वो तो न्यू है। या सिर्फ ऐसा भी नहीं करेंगे आपने उनको सिर्फ पर्सनल केयर पकड़ा दिया, या आपने वो कोई लेडी है तो आपने आर्टिस्ट्री उनको दिलवा दिया। आप उनको सारे कैटेगरी में से आप उनको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स दिलवाएंगे जिससे कि वो सारे एरिया में अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सके। फिर आप उनकी ड्रीम बिल्डिंग करेंगे कि आप उसी प्रोडक्ट को यूज करके अपने ड्रीम्स कैसे पूरा कर सकते हैं। आप अपना रीजन बताएं कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, है ना। आप अपना रीजन बताएंगे, फिर आप उनसे उनका रीजन पूछेंगे कि आप क्यों इस बिजनेस में आए हैं, आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या पूरा करना चाहते हैं, है ना। इस तरीके से बातचीत करके आप उनके ड्रीम्स निकलवाएंगे। फिर जब वो प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे, फिर उनके साथ बैठ करके या जूम पे जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, तो आप उनको बताएंगे कि इन प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है। क्योंकि लोग सही तरीके से नहीं यूज कर पाते हैं, या आपने प्रोडक्ट दिलवा करके उनको छोड़ दिया, है ना, तो वो उनको क्या समझ में आएगा। वो तो वैसे ही फिर वो यूज करेंगे जैसे वो एक्स ब्रांड यूज करते हैं, है ना। फिर वो उनको नहीं समझ में आएगा, फिर उनको लगेगा अरे जैसा मेरा एक्स ब्रांड खत्म होता है वैसे ही एसेट भी खत्म हो जाता है ना। तो फिर तो एसेट उनके लिए बहुत महंगा है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एसेट कितना चलता है और आपका एक्स ब्रांड कितना चलता है, तभी उनको ये पता चल पाएगा कि ये हमको यूज करना फायदेमंद है ना। तो ये चीज उनको बताएं, और फिर उनको कुछ सीडीज दिखाएं, है ना, वीडियो सीडीज उनके साथ बैठ करके देखें, या उनको आप व्हाट्सएप पे भेजे देखने के लिए, है ना। स्मार्ट टेस्ट से जैसे भी आप करते हो, आपके अपलाइन जैसे भी आपको बताते हो, है ना। आप उनको उनके प्रोफेशन से रिलेटेड आप उनको कुछ वीडियो सीडीज भेजिए, है ना। अब कुछ लोग इतनी मिस्टेक करते हैं कि कोई हाउस वाइफ है उनको जो जॉब करने वाली लेडीज है उनकी सीडीज वो दिखाते हैं, और फिर बोलेंगे कि मैम उनको तो समझ ही नहीं आ रहा बिजनेस। तो गलती हमारी है, वो नहीं उनको रिलेट कर पा रहे, उनकी गलती नहीं है। वो हाउस वाइफ है, वो वर्किंग लेडीज से कैसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। अगर वो हाउस वाइफ है तो आपको उषा जी की सीडी देनी चाहिए, है ना। अगर वो हाउस वाइफ है तो किसी और हाउस वाइफ की सीडी देनी चाहिए, तब वो रिलेट करेंगे, है ना। और ऑपोजिट है, अगर कोई वर्किंग है तो आप उसको हाउस वाइफ की सीडी देंगे तो वो क्या रिलेट करेगी, वो तो यही बोलेगी कि भाई इनके पास तो फालतू टाइम है बिजनेस को करने का, क्योंकि घर में रहते हैं, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम तो रात को ही घर पहुंचते हैं, उसके पास तो मेरे पास टाइम ही नहीं है उसके बाद, तो एमवे बिजनेस कैसे करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको कौन सी सीडी दे रहे हैं, है ना। कुमार शिवराम यही बोलते हैं, अगर आपने ये सीख लिया कि आपको किसको कौन सी सीडी देनी है तो आपका बिजनेस बहुत ईजी हो जाता है करना, है ना। हमने अपने जैसे लोगों को सीडी में देखा, इसलिए आज इस बिजनेस के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो इस बिजनेस में सफल नहीं है, या जिनसे हम रिलेट ही नहीं कर पाए,
है ना। तो उसी तरीके से आप भी ऐसे लोगों की सीडी उनको दिखाए जिनसे वो रिलेट कर पाए। वो कोई भी हो सकते हैं, वो इंडियन भी हो सकते हैं, वो अमेरिकन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कहीं के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम उनको इतनी सीडीज आप उनको दिखाइए, उसके बाद वो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दें इस बिजनेस के लिए, है ना। तब आप समझ पाए कि वो राइट तरीके से इस बिजनेस में एंटर हुए हैं, है ना। अगर वो एक दो सीडी दे करके बिजनेस स्टार्ट करे तो उनके फिर भी एक्सक्यूजेस रहेंगे। अगर वो 15 अबव सीडीज देख करके आ रहे हैं इस बिजनेस में तो उनके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। फिर वो मीटिंग में कनेक्ट होने का रीजन खोजेंगे, वो आपसे बातचीत करने का रीजन खोजेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर हम किसी को बिजनेस स्टार्ट कराते हैं तो वो राइट एक्टिवेशन होता है, और फिर आप उनको ये सोच सकते हैं कि हाँ अब इनके साथ हम कोर बेसिक करके इनकी टीम बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, और इसी तरीके से हम लोग करते हैं। और बाकी आपके पास तो बेस्ट अपलाइन है सीखने के लिए, हम सभी लोग सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू संजीव जी। तो कुछ पॉइंट्स हम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सिस्टम की उन्होंने बात किया, तो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं कि बिजनेस में कोई आ गया है तो एटलीस्ट उनको 20 से 25 सीडीज जरूर हम लोग सुनवाएं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे लोगों का विजन क्लियर होता जाता है ना, वैसे वैसे वो हर चीज को करने के लिए कंफर्टेबल होते जाते हैं, प्रोडक्ट्स को लेके चाहे और भी चीजों को लेके कंफर्टेबल होते जाते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे जैसे सीडीज की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका विजन क्लियर होते जाता है। तो 20 से 25 सीडीज हम लोग का टारगेट होता है कि हम लोग उनको सुनवाएं नए आदमी को। तो बाकी इन्होंने बताया ही, आप प्रोडक्ट को टच एंड फील करा सकते हैं। अगर आप अभी तो लोग घर पे मूव कर रहे हैं एक दूसरे के, तो घर पे जाकर आप प्रोडक्ट को टच एंड फील करा सकते हैं। और एमबी बिजनेस में जूम पे बहुत चीजें करी जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं अगर आप मिल के कर पाए तो बहुत अच्छा है। जैसे टच एंड फील हो गया, प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक टेंजिबल चीज है, जब लोग उसको छूते हैं महसूस करते हैं तो फिर उनके अंदर फीलिंग आती है कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो अगर ये करा पाए तो आपको उनको प्रोडक्ट दिलाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अपलाइन से जरूर आप उनको मिलवाएं, चाहे जूम पे मिलवा सकते हैं, अभी तो लोग जूम पे ज़्यादा करते हैं तो जूम पे मिलवा सकते हैं, लेकिन जब भी अपलाइन से मिलवाएं तो प्रॉपर एडिफिकेशन के साथ मिलवाएं। आपके अपलाइन हो सकता है 15% पे हो या हो सकता है किसी भी लेवल पे हो, ये मायने नहीं रखता उनकी पिन क्या है। लेकिन जब भी आप मिलवाएं तो आप ऐसे ना मिलवा दें कि ये हमारे अपलाइन है इनसे मिलिए, बल्कि हम लोग क्या सिखाते हैं कि आप जैसे जब हथौड़ा तब मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। तो इवन जिस दिन से आप प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं ना, उस दिन से आप प्लान के बारे में बात शुरू हो जानी चाहिए कि आपको पता है इन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, हम किसी दिन आपको मिलवाएंगे इनसे। फॉलो अप कर रहे हैं, फिर आपको पता है इन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, किसी दिन हम आपको मिलवाएंगे इनसे। उसके बाद फिर आप जब उनसे कभी कनेक्ट हो रहे हैं तो आप उनसे बात करिए कि इनसे कभी मिलवाएंगे। जब आप ऐसे 3-4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, तो उसको खुद ही लगेगा कौन है भाई ये जिनसे मिलवाएंगे, ये इन्होंने इनकी लाइफ चेंज कर दी। फिर जब आप कहेंगे कि आज उनका टाइम मिला है, आज हम आपको सोच रहे हैं उनसे मिलवाएं, तो बिल्कुल उनका दिमाग बिल्कुल खुला रहेगा, दिल खुला रहेगा कि इतना इन्होंने इनके बारे में बात किया है, आज जरा मिल के देखते हैं कौन है। तो होता क्या है कि कई बार आप वही बात कह रहे होते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन आपने अपलाइन को इतना एडिफाई कर दिया है, वही बात जब वो कह देते हैं तो इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपने इतना एडिफाई कर दिया उनको। तो जब अपलाइन बोल देंगे कि आप 20-25 सीडी सुन लीजिए, मीटिंग में कनेक्ट हो जाइएगा, प्रोडक्ट्स लेके यूज कर दीजिए, तो उनको लगता है कि अरे देखो इतने भाई इंपॉर्टेंट आदमी ने ये बात कह दी है तो जरूर करना चाहिए। लेकिन वो इम्पोर्टेंट बनाया किसने, आपने ही बनाया। तो हम लोग तो ये बहुत करते हैं कि हमें जो कहलवाना होता है अपनी टीम से, वो हम खुद ना कह के अपलाइन से कहलवाते हैं कई बार। और क्योंकि हम ही उनके साथ काम कर रहे हैं तो कई बार हम कोई चीज़ कहेंगे तो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, अपलाइन वो चीज़ कहते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन अपलाइन की ऐसी इमेज बना देते हैं कि वो जो भी कहें वो इतनी इफेक्टिव लगे लोगों को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करा सकते हैं, अभी तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है तो बहुत इजीली कोई भी कर सकता है ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग उनको अटेंड करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो लोगों एक्टिवेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी रिलेशन की इन्होंने बात किया, जितना अच्छा आप जैसे एक पॉइंट है ना कि एक जो हम लोग कांटेक्ट में किसी से रहना और किसी से कनेक्ट होना, दोनों में फर्क है। जैसे हम लोग देखिए कांटेक्ट में कई बार क्या होता है ना, हम अपनी डाउनलाइन से कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन उनसे कनेक्ट होना जरूरी है।
हम कांटेक्ट में किससे रहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ने गया बाहर, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहता है कि कनेक्टेड रहता है? कांटेक्ट में किससे रहता है? जो उसके दूर के दोस्त होंगे, उनसे कांटेक्ट में रहेगा ना, जैसे हम कहते हैं हम उनके कांटेक्ट में है। लेकिन अपने पेरेंट्स से और बहुत जो भाई बहन आपस में है, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दोनों में फर्क है ना। कनेक्टेड होने का मतलब क्या है? दिल से दिल का एक रिश्ता बनना। तो हमको ये स्किल सीखनी होती है कि हम सिर्फ कांटेक्ट में ना रहें, कितनी जल्दी हम कनेक्ट हो जाएं। जो नया डाउनलाइन आया है ना, जो नया, जैसे अभी मैंने बात किया ना कि नए लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो उन नए लोगों से कितनी जल्दी हम कनेक्ट हो जाएं, दिल से दिल का कनेक्शन बन जाए। और इसके लिए हम लोगों ने देखा है कोई बहुत, हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं, हम लोग लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और हम लोगों को स्किल नहीं आती है, हम लोगों को ना कोई चापलूसी आती है, ना हम जाएंगे बहुत उनकी चापलूसी करेंगे। हमको बस एक ही स्किल आती है, ट्रांसपेरेंट रहना, अपना दिल खोल देना उनके आगे, हम क्या हैं हमको आप जानिए। और हम अंदर से, क्योंकि हमको पता है, हम लोग अपने बारे में जानते हैं कि हम लोग कोई बेईमानी नहीं करने वाले हैं, कोई उनको धोखा नहीं देने वाले हैं, उनका भला ही हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों ने देखा लोग हमें जानते जाते हैं, वैसे वैसे अपने आप वो कनेक्टेड होते जाते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई चालबाजी नहीं है, आप डाउनलाइन का भला चाह रहे हैं, उनको हेल्प करने के इरादे से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो जितना वो आपको जानेंगे उतना अपने आप कनेक्टेड होते जाएंगे। तो आप डाउनलाइन के हित में सोचते हुए काम करिए, और उनको हेल्प करने के इरादे से उनको अपने साथ कनेक्ट करिए, तो आप देखेंगे आपके रिलेशन हमेशा बहुत अच्छे बनेंगे। और हम लोगों ने देखा है लोग ये बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। मतलब आप उनसे एक दो बार मिलेंगे और लोग, अगर आप अंदर से बहुत ट्रांसपेरेंट है ना, अंदर से बहुत ऑनेस्ट हैं, तो लोग एक ही दो बार में आपसे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे जैसे लगेगा कितने बरसों का संबंध है। और अगर आप अंदर से बहुत मान लीजिए शातिर टाइप के हैं, तो लोग कई बार मिल लेंगे फिर भी एक दूरियां ही बनी रहेंगी। और क्योंकि होता है क्या ना, हमारा सबकॉन्शियस उनके सबकॉन्शियस से बात करता है, तो बहुत सारे मैसेज हम नहीं देना चाहते लेकिन उन तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए आप बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ, और आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके जो अपलाइन डायमंड है श्याम है उषा उपाध्याय जी, वो तो ऑलरेडी इस चीज़ के एग्जाम्पल हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी से, कितनी ऑनेस्टी के साथ बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया, तभी उनके जो रिलेशन इतने अच्छे हैं, ना सिर्फ अपने डाउनलाइन से बल्कि अपने क्रॉस लाइंस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो बस वैसे ही करना है, वैसे करेंगे तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि आज आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए कि फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि बी कॉर्डेंट का बिजनेस अगर बनाना है तो लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा। लीडरशिप का मतलब क्या है कि हम लोगों के सामने सही एग्जाम्पल सेट करें, और सही एग्जाम्पल हमको क्या सेट करना है, वो सेट करना है बेसिक्स का। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ों का हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सेट करना है बेसिक्स का, क्योंकि हमें अपनी टीम में मोमेंटम बनाए रखना है। मोमेंटम नहीं बनाए रखेंगे तो मैनेजमेंट जोन में चले जाएंगे, फिर ब्लेमिंग जोन में चले जाएंगे, फिर सब एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लगेंगे, पूरा एक्साइटमेंट ही नीचे आ जाएगा। तो हम सबको एग्जाम्पल सेट करना है बेसिक्स का। तो आप सब बेसिक्स करना स्टार्ट करिए अपनी टीम में, बल्कि सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मैंने कहा, बस करना शुरू कर दीजिए। आपकी टीम में सबको पता लग जाएगा। आप लोग सोचते होंगे ना कि कैसे लोगों को पता लगेगा, सबको पता लग जाएगा। जब आप करना शुरू करेंगे, आपके साथ लोग आना शुरू होंगे, सबको पता लग जाएगा। और आप देखिएगा कि लोग इस उसमें कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, वो लोग भी करना शुरू कर देंगे, और एक मोमेंटम बन जाएगा, और पूरी टीम मोमेंटम में आ जाएगी, नई पिनें आना शुरू हो जाएंगी, नया एक्साइटमेंट आ जाएगा, और आप सब आगे बढ़ेंगे। तो यही मेरा मैसेज था, बिल्कुल क्लियर मैसेज, आप सबको मेरे ख्याल से आज समझ में आया होगा। और वापस से हम थैंकफुल हैं, हम लोग श्याम जी, उषा जी के, कि हम लोगों को मौका दिया आप लोगों से बात करने का। और ये हम कह सकते हैं कि श्याम एंड उषा जी हम लोगों के फेवरेट लीडर हैं, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग क्रॉस लाइन है, हम लोग ऐसे बात करते हैं। तो क्योंकि कोई भी मतलब जो अंदर है वो बाहर है श्याम जी के, तो बड़ा दिल से हम लोग इनको लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ही इन्होंने जबरदस्त एग्जाम्पल सेट किया है लखनऊ के अंदर। तो आपके इतने बढ़िया आप लाइन है, तो हमें नहीं लगता कुछ और बताने की जरूरत है, बस वो जो कह रहे हैं आप लोग उसको फॉलो करते जाइए। तो इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है। थैंक यू, एंड बैक टू श्याम जी।
अनम्यूट हम सभी को कितना कुछ दिया, इतने प्यार से दिया आपने। और स्पेशली मैं रिंदगी जी को भी स्पेशल थैंक्स बोलूंगा, उन्होंने भी टाइम निकाला आडोर्स में। और आपने इतना कुछ बताया है, बेसिस की सख्त जरूरत थी। और ये जो टॉक है आपकी ना, मुझे लगता है पूरी इंडिया में सबको सुनना चाहिए। भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाले हैं। जो कुछ आज आपने दिया हमारी टीम को, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और मैं देख रहा हूँ बहुत बिजी डॉक्टर्स भी बैठे हैं, जिनका शेड्यूल बहुत टाइट है। सभी लीडर्स आज आपको सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी वर्क एथिक को जो जो आपने बताया उस पर काम करेंगे। और बहुत अच्छा रहेगा। सर मुझे अगर आप एक सवाल पूछने दें तो मैं एक सवाल पूछ लूं, चलेगा? हाँ बिल्कुल। वैसे आपने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग कुछ काम करते हैं, जैसे वो प्लान बता रहे हैं, उनको स्पॉन्सरिंग करनी है, वो प्लान बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता। दिल उनका छोटा हो जाता है, उन्हें लगता है सर अभी तो हमने किया, फिर कुछ हुआ नहीं, अभी फिर कैसे करूं? तो इसके अगर इससे कोई बचना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा ये है ना कि जैसे फिजिकल मसल्स होती है ना, फिजिकल मसल्स किसी भारी चीज को उठाने के लिए फिजिकल मसल्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही एक भारी कामयाबी को उठाने के लिए मेंटल मसल्स की जरूरत पड़ती है। तो दिमागी मसल्स मजबूत करनी पड़ती हैं। और भगवान बड़ी कामयाबी देने से पहले ये चेक भी करता है कि आप दिमागी रूप से मजबूत हैं कि नहीं, क्योंकि बड़ी कामयाबी दिमागी रूप से कमजोर लोगों को नहीं मिलती हैं। तो मेंटली हमें मजबूत होने की जरूरत है। तो देखिए, एक ही सिचुएशन किसी को मजबूत बनाती है और किसी को कमजोर बनाती है। कई बार होता है ना कि कम उम्र में किसी के पेरेंट्स नहीं रहे, तो ये किसी को कमजोर भी बना देती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, और कोई बहुत मजबूत भी बन जाता है और पूरे परिवार का जिम्मेदारी उठा लेता है। तो यहाँ पे एटीट्यूड की भी बात है कि अगर हम सही नजरिए से इन चीजों को देखते हैं कि हमको 10 लोगों ने मना कर दिया, तो हम लोगों को भी मना किया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हम लोग मजबूत होते गए। जितना लोग मना करते गए उतना मजबूत होते गए, और जितना मजबूत होते गए उतनी बड़ी कामयाबी हम लोगों को मिलती गई। और बहुत सारे लोग कमजोर भी हो जाते हैं। तो ये तो हमको चुनाव करना पड़ेगा कि हम अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो हमको हर नेगेटिव सिचुएशन में मजबूत होकर निकलना पड़ेगा। और अगर हम मजबूत होकर नहीं निकलेंगे तो बड़ी कामयाबी आएगी भी नहीं। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं हर चीजें। तो और मजबूत बनाने के लिए नेगेटिव चीजों की ही जरूरत पड़ती है। पॉजिटिव चीजों से हम मजबूत नहीं बनते हैं। पॉजिटिव चीजों में तो हम एंजॉय करते हैं ना चीजों को। जैसे मसल्स बनाने के लिए वेट उठाना पड़ता है, तो वेट जब आप उठाते हैं तो दर्द होता है ना, तो वो नेगेटिव चीज है। लेकिन वो दर्द से ही आपकी मसल्स बनती है। अगर हम पेंसिल लेकर उठाएं डंबल के जैसे, तो उससे तो मसल्स बनेंगे नहीं। तो जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तभी दिमागी रूप से मजबूती आएगी। तो उसको अगर इस नजरिए से देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप जितना नो मिलेगा उतने मजबूत बनेंगे। मेरे ख्याल से यही चीज है जो हम लोगों ने सीखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात। और कल क्या होगा इसको कैसे, हमें कल क्या मिलेगा इसकी क्या गारंटी है? अगर 10 दिन नहीं हुआ, 11वें दिन क्या मिल जाएगा इसकी तो पूरी संभावना है। हो सकता है कि कोई संजीव रिंदगी जी जैसे मिल जाए, बहुत सारे लोग मिल सकते हैं आपको, इसलिए हमेशा होप बनाए रखने। थैंक यू सो मच। दिल की बहुत गहराई से मुझे लगता है कि हमारे सारे लीडर्स आपके तो दीवाने हैं। जैसे हमने चर्चा शुरू किया, कुछ लोगों ने तो डिमांड किया कि मुझे सर चाहिए, तो मैंने बात किया, तुक से आपने टाइम भी दे दिया। और हमारी पूरी टीम दीवानी है आपकी, क्योंकि थर्सडे ओपन में इधर बहुत दिन हो जा रहा है, आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, तो हमने कोशिश किया और आपने हाँ किया। भगवान आपको बहुत जल्दी बड़ी पिन पे लाएं, आप डिजर्व करते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो एक बढ़िया सी क्लैपिंग सर के लिए हम लोग करेंगे, संजीव और रिंदगी जी के लिए। बहुत खुशियां आपको हासिल हो जीवन में, बहुत सारे लोगों की जिंदगी आप बदल रहे हैं अभी भी, और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं इंडिया में। और लखनऊ सराउंडिंग में तो नो डाउट आपके बहुत सारे फैन हैं, वो चाहते हैं कि आपको सुनने का मौका मिले। तो हम चाहेंगे फिर कभी अगर इस तरह से लगा तो आपका समय हम फिर चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके लीडर्स, ओवर टू होस्ट मिस्टर राज। राज, चलिए तो ये मीटिंग यहीं पे ओवर करते हैं। Once again, sir, thanks a lot. Thanks a lot. Good night. Good night.